सर, सबसे पहले मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो हरियाणा रोहतक से की। जी। और उसके बाद मैं रिसर्च में जाने का मेरा मन था कि अनुसंधान कार्यों में आगे जाऊं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल से मैंने एमएससी किया डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में, और उसके बाद मैं भारतीय कृषि सेवा में सेलेक्ट हुआ, जहाँ पे हमारा संस्थान है IVRI, इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट। वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई और इन सर्विस मैंने PhD अपना सर्विस के दौरान IVRI से किया, जो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। तो 17 साल मैंने IVRI में काम किया शुरू पे, और एक वैज्ञानिक के रूप में। एनिमल न्यूट्रिशन से मेरा रिलेशनशिप रहा वहाँ पे, जो माइक्रोबायोलॉजी का काम है न्यूट्रिशन में, उस पर हमने कई प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे किए। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में रही, जहाँ पे मैंने डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में काम किया, रजिस्ट्रार के रूप में भी काम किया वहाँ की यूनिवर्सिटी के। और जैसे प्रेस और मीडिया का काम भी मैंने वहाँ पे देखा। यहाँ मैं सितंबर 2012 से मुख्यालय पे हूँ, और ये DKMA डायरेक्टर का काम देख रहा हूँ, जो सूचना और प्रकाशन और हमारा जो एग्जीबिशंस हैं, जितना हमारी शोकेसिंग है ICR की, इसकी जो विजिबिलिटी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारी सूचनाएं, हमारा ज्ञान जो है कृषि ज्ञान, उसको कैसे बांट सकते हैं, किसानों तक पहुंचा सकते हैं, आम पब्लिक और पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने टीचिंग भी किया और रिसर्च भी किया, जिसमें PhD स्टूडेंट्स भी के साथ भी हमने उनकी थीसिस में उनके एडवाइज़र का काम किया। और बहुत सारे प्रोजेक्ट राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलके, DBT के साथ मिलके, DST के साथ मिलके, ICMR के साथ मिलके हमने किए। DKMA क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये किस प्रकार कार्य करता है? DKMA हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय। और ये इसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो बहुत पुराना इतिहास है। जब ICR बना तब से प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया गया, और प्रकाशन DKMA की एक मुख्य गतिविधि है, जो हम लगातार निरंतर इसको आगे ले जा रहे हैं। जब से 1929 में ICR बना, तब से हमारे पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होते रहे हैं, और वही प्रकाशन विभाग आगे चल के धीरे धीरे उसमें और नए आयाम जुड़ते गए, और DKMA के रूप में आज हम इसे देखते हैं। तो ये ICR से या हमारे कृषि मंत्रालय का जितना पुराना इतिहास है, उतना ही DKMA का पुराना इतिहास है। जी। आप DKMA से कब से जुड़े और आपने आने के बाद क्या क्या उसमें कार्य हुआ आपके आने के? मैं पहले थोड़ा सा DKMA के उद्देश्य बताना चाहूँगा। जी। कि DKMA जो है हमारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की विंग है पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए। जी। और परिषद में जितने कार्य होते हैं वो हमारे अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से होते हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों का हमारा अपना तंत्र है जो विस्तार से जुड़ा हुआ है। तो इन सब की जो गतिविधियाँ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको कैसे पब्लिक के सामने रखा जाए, नीति निर्माताओं के सामने रखा जाए, किसानों तक उनको पहुंचाया जाए, ये मुख्य उद्देश्य देखते हुए इसमें हम कई तरह के कार्य करते हैं। तो आज जैसे मैंने बताया कि पब्लिकेशंस का है जी, तो मैं इसको ICR का पब्लिकेशन हाउस भी बोलता हूँ कभी कभी। और इसमें बहुत हमारी स्ट्रेंथ है देश में कि बहुत विश्वसनीय जो लिटरेचर है कृषि में, कृषि शिक्षा में, अनुसंधान में, वो आपको हमारे यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हम सीधे विशेषज्ञों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे संस्थानों में हो, चाहे हमारे कृषि विश्वविद्यालय में हो।
इसी के साथ साथ इसी सूचना प्रणाली के तहत और भी बहुत सारे सोशल मीडिया का, जैसे हमारा है फेसबुक का है, 1,30,000 से ज़्यादा हमारे फॉलोअर हैं या लाइक्स हैं। यूट्यूब है, ट्विटर हैंडल है, इनमें हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ और हमारी रिपोर्ट्स और हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस और दूसरी गतिविधियां हैं वो सब हम पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा है कि आप ई कनेक्टिविटी के ज़रिए इंस्टीट्यूट से बात करते हैं, लेकिन कुछ जगह आज भी बिजली की समस्या है, तो वहाँ आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हमारे जो संस्थान हैं उनमें तो देखो बिजली का कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपना बजट है, अपने संसाधन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हमने नेशनल नॉलेज नेटवर्क से भी कनेक्टिविटी ली हुई है। तो हमारे सभी संस्थानों में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, और इसके ज़रिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अपने नेटवर्क के ज़रिए या यूनिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है जो ISRI में उसके हमारा डाटा सेंटर के माध्यम से ही काम होता है। तो हमारे लिए अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ना एक चैलेंज नहीं है, जबकि पब्लिक से जुड़ना या किसानों से जुड़ना वो ज़रूर एक चुनौती है, जिसमें कॉल सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में टोल फ्री कॉल सेंटर्स हैं, और जो भारत सरकार का एक्सटेंशन विभाग का कॉल सेंटर है उसमें भी हमारे संस्थान जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं या हमारे KVK हैं वो हमारी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का काम किसानों के साथ करते हैं। तो इस दौर में, नए दौर में मैं कहना चाहूँगा कि जो ICT के नए प्रयास हो रहे हैं उनको काउंसिल बहुत महत्व दे रही है, और बहुत सारी आज एक टर्म यूज़ करते हैं यूज़र फ्रेंडली ऐप्स भी बनाई जा रही हैं। अभी पूसा कृषि ऐप है, किसान KVK ऐप अभी लॉन्च हुआ है, KVK पोर्टल उनकी मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग समेत सभी इंफॉर्मेशंस को एक जगह लाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि KVK का भी अपना एक बहुत विशाल तंत्र है। तो ये सारे काम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिक तरीके से किए जा रहे हैं। DKM में किस विषय पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं और ये किसानों तक किस तरह लाभ कैसे पहुंचाते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज़ का जो माध्यम है उससे हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो नई तकनीकें हमारे यहाँ आ रही हैं, जो कार्य हुए हैं, उनको हम विजुअल मोड में पब्लिक तक पहुँचाएँ, किसानों तक पहुँचाएँ। और DKM में क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए काम करता है, तो उसमें चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, क्रॉप साइंस हो, हॉर्टिकल्चर हो, इंजीनियरिंग हो, फार्म मैकेनाइजेशन हो, प्रोसेसिंग हो, मत्स्य का कार्य हो, तो ये सभी तरह के, या नेचुरल रिसोर्सेज जो संसाधन हैं हमारे सॉइल से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मिट्टी पानी से संबंधित, हम उन सब पे ही प्रयास करते हैं कि हम नई फिल्में बनाएं। और इस साल हमने 7-8 फिल्में बनी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 3 फिल्में हमने रिलीज़ की हैं छोटी, जो हमारे YouTube चैनल पे हैं। एक फिशरीज़ फॉर स्मॉल फार्मर है, एक मूंगफली पे है ग्रैंड ग्राउंडनट के नाम से, और एक हमने धान में जो विविधता है, राइस में बायोडाइवर्सिटी, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, उस पर संपन्न की है। अभी कुछ दिन पहले KVK के कामों को लेके भी हमने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ICR की नई स्कीम्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्रीज़ हम YouTube चैनल जो हमारा है ICR का, उस पर अपलोड करते हैं, और इसकी CD बना के भी हम अपने संस्थानों और KVKs को भेजते हैं, जिससे वहाँ पे आने वाले किसान इनका लाभ उठा सकें। जी, आप मुझे बताएंगे कि DKM का मुख्य टारगेट क्या है और आप किसानों को किस तरह एजुकेट करते हैं? ये इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउस है परिषद का, और हम जितनी अच्छी तरह से यहाँ की उपलब्धियों और गतिविधियों को पब्लिक में ले जा पाएँ, अच्छी तरह से डिसेमिनेट कर पाएँ, और विद्यार्थियों को, किसानों को, जो टारगेट ऑडियंस है हमारी प्रमुख,
उनको हम सही जानकारी एक समय सीमा के अंदर दे पाएँ, ये हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज है। और इसमें DKMA ने कुछ समय पहले जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं उनके लिए एक बहुत विशेष प्रोग्राम शुरू किया है। जी। ऑथर्स इनवाइटेड हमने इसको एक टाइटल दिया था, और कई जगह हमने जा के संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में संपर्क किया, और बहुत से विशेषज्ञ जो है किताबें, टेक्स्ट बुक लिखने के लिए तैयार हुए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे विज्ञान की पुस्तकें हैं, जो मौलिक विज्ञान है वो सब जगह एक है, लेकिन जैसे कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान में क्षेत्र संबंधी जो विषय हैं उनको शामिल करना बहुत आवश्यक है। तो हम विदेशी जो लेखक हैं उनकी पुस्तकें अगर पढ़ेंगे तो उनमें हमारी जो लोकल स्थिति है, जो स्थानीय विषय वस्तु है जी, उसकी कवरेज नहीं आएगी, और वो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है स्टूडेंट्स के लिए। तो इन चीज़ों को हम अपने लेखकों के द्वारा ही डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, और इसीलिए हमारी जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें, उनका महत्व ज़्यादा है। तो ये अभियान काफ़ी अच्छी रफ्तार पकड़ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम बहुत उल्लेखनीय प्रगति अगले आने वाले सालों में करने वाले हैं, क्योंकि BSc के जैसे कोर्सेज हैं हमारे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज़ या वेटनरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी सर्विस या होम साइंस, ये 7-8 ब्रांचेज हैं हमारी। इनके सभी सेमेस्टर्स के कोर्सेज़ को देखें तो 1700-1800 के लगभग कोर्सेज़ बनते हैं, और इन्हीं सब के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि DKMA के सामने क्या क्या चैलेंजेस है आ रहे हैं? ठीक, आज चुनौतियों की बात करते हैं तो जो हमारी मैन पावर की मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि हमारे पास पहले एक बहुत बड़ी इकाई होती थी जी, और जो हमारी गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, तो हमें काफ़ी नए मॉडल इसमें लाने पड़ रहे हैं। जैसे आउटसोर्सिंग का आज समय चल रहा है कि हम काफ़ी काम अपने इन हाउस, क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी है जी, तो हम बाहर से कराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको एड्रेस करने के लिए हम कैसे सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें समाहित कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग में समाहित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, सब 2000 के करीब हमारे पाठ्य पुस्तकें चाहिए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह जो PG स्टूडेंट्स हैं उनकी भी टेक्स्ट बुक्स की डिमांड है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है अगर हम इसको निरंतर करें, और ये एक बार होने वाला नहीं है। इसमें हमें निरंतर उनका रिवीजन, जिसको हम बोलते हैं, नए संस्करण निकालना, उनमें नई सामग्री डालना, वो एक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये क्रमशः चलने वाला काम है जो लगातार होते रहना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी इकाई, सुदृढ़ इकाई हमें विकसित करनी पड़ेगी। आज है वो हमारे पास छोटी इकाई है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन उसमें भी हमारा प्रयास जारी है। दूसरा, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज है, अभी डॉक्यूमेंट्रीज हम हिंदी और अंग्रेजी 2 ही भाषाओं में निकालते हैं जी, लेकिन हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होता है। तो इनकी सबकी डबिंग के लिए एक सुचारू सिस्टम बने। ऐसे ही हमारे जो वेब पेजेस हैं वो भी अभी हिंदी और अंग्रेजी में ज़्यादा हैं। हमने संस्थानों से कहा है अपने जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं कि वो अपनी स्थानीय भाषाओं में हमारी जानकारियों को निकालें, और वो कर भी रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सहयोग है कृषि विश्वविद्यालयों से और हमारे अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमारे अपने संस्थान हैं, ये तीनों इकाइयाँ मिलके, और राज्य सरकार का भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। अगर हम संविधान की बात करें तो कृषि एक स्टेट सब्जेक्ट है और केंद्र उसमें मदद कर रहा है। तो हम ICAR की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं इस मामले में, और जितनी चुनौतियाँ शीर्ष स्तर पे आती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? मैंने अभी जिक्र किया, जैसे कि एक तो मैं चाहता हूँ कि हमारी हर विषय पे जो टेक्स्ट बुक्स हैं कम से कम भी 70% से ज़्यादा पुस्तकें पाठ्यक्रम में हमारे यहाँ से प्रकाशित हों,
क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक जो जानकारी मैं जैसे कह रहा हूँ विश्वसनीय है और बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स से मिलके हम ये पुस्तकें निकालते हैं। जी। तो ये हमारे शिक्षा के स्तर को, कृषि शिक्षा के स्तर को आगे ले जा सकती हैं। इसमें हमारे लिए ये बड़ी चैलेंज है कि हम ये टाइटल्स जो अभी हमारे 300-400 टाइटल हैं, मैं इनको कैसे 4000-5000 टाइटल तक ले जा पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसमें बहुत बड़ा विस्तार किया जाए इस पाठ्यक्रम स्कीम का। जी। और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, क्योंकि आज डॉक्यूमेंट्री किसी भी स्क्रीन पे देखी जा सकती है। अब स्मार्टफोन या टैबलेट या लैपटॉप, ये इनकी पहुंच बहुत गांव तक भी जा रही है। जी। तो जो वीडियो बन गई है एक बार, उसकी स्थानीय भाषा में डबिंग हो जाए और वो छोटी स्क्रीन पे भी लोग देख सकें या ऑन डिमांड देख सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अब सब हर तरह की टेक्नोलॉजी हो हाँ गई जी। है। इसमें हम जितना रिसोर्स, जितना कंटेंट डाल सकते हैं और जितना इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उससे मैं चाहूँगा कि हर विषय पे हमारी ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बने और वे आगे सभी भाषाओं में उपलब्ध हों। और ऐसा सिस्टम भी रहे, जैसे हम एरोप्लेन में देखते हैं कि चैनल हैं, उनमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे क्या देखना है, दूसरे पैसेंजर को क्या देखना है, तीसरे को क्या देखना है। हाँ जी। तो किसान भाई भी अपने घर बैठ के वो चैनल चूज़ करें, जिसको बागवानी देखनी है, जिसको पशुपालन देखना है, जिसको मत्स्य पालन देखना है, अपना विषय देखें। उसमें जो हमारे पास कंटेंट उपलब्ध है उसमें से फिर सेलेक्ट करेंगे किस टॉपिक पे जाना चाहते हैं। तो इस तरह से एक नीड बेस्ड इंफॉर्मेशन हर किसान तक, हर यूज़र तक पहुंच पाए। ये मेरा मानना है कि इस तरह की व्यवस्था अगर हमारी हो जाती है तो हम इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन या नॉलेज शेयरिंग कह सकते हैं, जो DKMA का मुख्य उद्देश्य है। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? फार्मर्स की इनकम के बारे में सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं जी। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि किसानों की आय दुगनी करने की जो बात उन्होंने छेड़ी है, तो सभी लोगों का इस तरफ एक सोचना प्रारंभ हो गया कि कैसे इनपुट्स जो हैं वो उनकी कॉस्ट कम आए, फार्मर को उनका मूल्य अच्छा मिले अपने प्रोडक्ट्स का। जी। तो हमारा DKMA का काम तो है ज्ञान प्रबंधन, सूचना देना। तो अगर किसानों तक सही जानकारी सही समय पे मिलती है तो वो उसका उपयोग करके अपनी जो लागत है कृषि में उसको कम कर सकते हैं और अच्छा विपणन, अच्छे रेट पे अच्छा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी, जिसको मैं कहूँगा पर यूनिट एरिया या पर एनिमल प्रोडक्टिविटी, वो उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। जी। एज सच में जैसे हम कह देते हैं कि भाई किसान गरीब हैं, किसान गरीब इसलिए हैं कि उनके पास ज़मीन कम है, रिसोर्सेज कम है। तो इनमें पॉलिसीज़ आगे सरकार क्या लेके आती है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, कोऑपरेटिव मॉडल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, क्योंकि कुछ नई पहल करनी पड़ेंगी इसमें। जो आर्थिक जगत के विशेषज्ञ हैं, मैं एज सच इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, उनको इस फील्ड में और कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि जोत घटती जा रही है और बिना जोत के बढ़ाए उनकी आय बढ़ाना संभव नहीं।